अच्छा, अभी बाकी सब लोगों को आ रही है? अब्दुल रहीम भाई, असद भाई, मिस आयशा, फैसल भाई, मिस फरवा, फ़रहान भाई, मतीउर रहमान भाई, हुज़ैफ़ा भाई, नजीब भाई, रिजवान भाई, वलीद भाई, जैन भाई, ज़िशान भाई, सबको आवाज़ आ रही है? जी जी एहसन भाई, क्लियर आ रही है। जी जी सर, सर, डन। बिल्कुल ओके। हुज़ैफ़ा भाई, आपको भी आ रही है आवाज़? ओके। कैंडल को और चार्ट्स को और इम्पल्स एंड करेक्शन को हमने स्टडी किया था और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड की थी कि प्राइस को अगर हमने प्रॉपरली रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है तो हम किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं और हमें ये आइडिया हो सकता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। लेक्चर नंबर 2 में इम्पल्स एंड करेक्शन के कॉन्सेप्ट को ही हम आगे फर्दर आवाज बिल्कुल आ स्टडी रही करेंगे और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको लाइव चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपके सामने चार्ट के ऊपर देखिए डिफरेंट 7 डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस जो मैंने आपके लिए रखी हैं एज एन एग्जांपल। आप अगर देखिए इस बॉक्स नंबर 1 के अंदर जहाँ पे कैंडल नंबर 1 का हाई ब्रेक किया है कैंडल नंबर 2 ने और कैंडल नंबर 2 का लो ब्रेक किया है कैंडल नंबर 3 ने और हमें यहाँ पे इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से भी हमें नज़र आ रहा है कि कैंडल नंबर 3 ने कैंडल नंबर 2 का लो ब्रेक किया है। तो बेसिकली हमारी करेक्टिव मूव यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब वी आर नेवर श्योर कि क्या ये करेक्टिव मूव है या ये बेरिश इम्पल्स स्टार्ट हो रही है। तो हम वेट करते हैं और हम देखते हैं कि कैंडल नंबर 2 जो जिसका हाईएस्ट हाई था कैंडल नंबर 4 ने उसका हाई ब्रेक कर दिया। तो बेसिकली हमारी बुलिश इम्पल्स के बाद ये करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई, इनिशिएट हुई और कैंडल नंबर 4 ने जब कैंडल नंबर 2 का हाई ब्रेक कर दिया तो हमारे पास ये करेक्टिव मूव जो है वो कंप्लीट हो गई। इस करेक्टिव मूव को पुल बैक भी कहा जाता है। किया तो हमारी अगेन बेरिश इम्पल्स स्टार्ट हो गई और लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो सकी और क्योंकि कैंडल नंबर 6 ने कैंडल नंबर 4 का हाई ब्रेक कर दिया। तो अगेन हमारी करेक्टिव मूव यहाँ से स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद कैंडल नंबर 6 ने जब कैंडल नंबर 4 का हाई ब्रेक किया तो करेक्टिव मूव कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास 2 पुल बैक्स बन गए। अगर आप इसको मार्क करें अपने इस एग्जाम्पल चार्ट के ऊपर तो आप इसको कैसे मार्क करेंगे? आप उसको इस तरीके से मार्क करेंगे और ये आपका एक कंटिन्यूस पैटर्न बन जाएगा जहां पे कैंडल नंबर 1 एंड 2 की बुलिश इंपल्सिव मूव है, कैंडल नंबर 2 एंड 3 की करेक्टिव मूव है विच इज द पुल बैक, कैंडल नंबर 3 एंड 4 का बुलिश इंपल्सिव मूव है, 4 एंड 5 का करेक्टिव मूव है जो कि है पुल बैक और फिर कैंडल नंबर 5 6 7 हमारी बुलिश इंपल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अगर अच्छा जी सर। जी सर, क्लियर है। लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि हम सिर्फ अपनी बज़ाहिर अपनी सिर्फ आंख से देख के ना ये बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि ये मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर को जा रही है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। वो क्यों हमें नज़र आ रहा है? बिकॉज़ एक कैंडल से कैंडल अगली जो बनती है वो ऊपर बनती है, फिर इस तरह अगली बनती ऊपर है और ऊपर है ऊपर है, ठीक है। ये अपनी जो लास्ट कैंडल है उसके लो के नीचे ट्रेड नहीं हो रही, ठीक है। जब वो नीचे ट्रेड नहीं होती तो हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल जो मार्केट का जो रुझान है वो मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है, ठीक है।
तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर प्राइस की मूवमेंट को इम्पल्स कहा जाता है। मतलब अगर ओवरऑल प्राइस की डायरेक्शन जो है वो बुलिश है, जो हमने लास्ट टाइम ट्रेंड लाइन की मदद से भी देखी थी, तो उसके अंदर ट्रेंड की डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है ना, उसको कहा जाता है इम्पल्स। ये हमारे पास इम्पल्स की लेग है, ये भी इम्पल्स की लेग है क्योंकि ये भी हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन में है। ये भी हमारे पास इम्पल्स है क्योंकि ये ट्रेंड की डायरेक्शन में है, और ये भी हमारे पास इम्पल्स है, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में। जो ट्रेंड के ऑपोजिट जो मूव्स है ना, वो ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। तो इम्पल्स के बाद जो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो मूव होती है उसको कहा जाता है करेक्शन। ठीक है, ये भी करेक्शन है, ये भी करेक्शन है और ये भी करेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब करेक्शन में और रिवर्सल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। होती वो भी ट्रेंड के ऑपोजिट ही है डायरेक्शन। मतलब कैसे ऑपोजिट होती है कि अगर हमारे पास ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है और बुलिश ट्रेंड के बाद मार्केट कुछ इस तरह का काम कर देती है, तो अब है तो ये भी ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन ही है। ये ट्रेंड हमारे पास बुलिश था, इसके अंदर ये इम्पल्सेस हैं जो हमने अपने पास समझ ली हैं, और ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये वाली मूव्स जो थी ये करेक्टिव मूव्स थी। लेकिन अब ये ट्रेंड के ऑपोजिट तो है, लेकिन इसने कुछ इम्पॉर्टेंट लोज़ को ब्रेक करने के बाद अपना एक लो भी ब्रेक कर दिया है। तो अब ये बेसिकली रिवर्स हो गया। इसको अब करेक्शन नहीं बोलेंगे, अब इसको बेरिश इम्पल्स बोलेंगे। जिस तरह ये पहले बुलिश इम्पल्स थी, अब ये बेरिश इम्पल्स है। तो जो ट्रेड की जो डायरेक्शन है वो इम्पल्सेस एंड करेक्शन की फॉर्म में ही बहुत आसानी से समझी जा सकती है, और हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या ये करेक्टिव मूव है या ये अब अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर चुकी है। इसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं। अब जो जनरल प्राइस एक्शन है, जो आप में से ज़्यादातर अवाम ने समझा होगा, इवन कि आई एम श्योर कि आप लोगों ने एसएमसी भी काफ़ी हद तक समझा हुआ है, लेकिन जिन लोगों को एसएमसी नहीं आता और वो जब स्ट्रक्चर को समझना शुरू करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि मार्केट का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने की जो निशानी होती है वो ये होती है कि मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है। मतलब मार्केट ने ये एक हाई बनाया, एक लो बनाया, जब अपने प्रीवियस लास्ट हाई को मार्केट ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट कर लेती है, तो हम ये कहते हैं जी कि हमारे पास एक तो हाई ब्रेक हो गया, वो तो हमें नज़र आ गया, और जब हाई ब्रेक हो गया है तो अब जो हमारे पास उसके नतीजे में जो लो बना है ये हमारे पास एक डेफिनेट लो है। जनरल प्राइस एक्शन हमें ये बताता है कि ये डेफिनेट लो है। इस लो को प्राइस जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट बुलिश ही है। अब मार्केट जब अपना एक नया हाई क्रिएट करने के बाद एक लो बनाती है, अब ये लो कब कंफर्म होगा हमारे पास, ये वाला, जब ये हाई नया वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। अब मार्केट जैसे ही ये हाई ब्रेक करती है तो हमारे पास एक नया डेफिनेट लो बन जाता है जनरल प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि अब हम ये देखते हैं कि मार्केट जब तक इस लो से नीचे ट्रेड नहीं करेगी तब तक मार्केट बुलिश ही कंसिडर की जाएगी। तो मार्केट अगर एक नया लो बनाए, अब ये लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी। मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, ये हमारे पास एक और डेफिनेट लो बन गया। अब हम एज्यूम ये करेंगे कि अगर मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड कर जाएगी तो मार्केट की डायरेक्शन शिफ्ट होगी, तो हमारे पास बुलिश इम्पल्स के बाद एक बेरिश इम्पल्स बनना शुरू हो जाएगा। जब तक मार्केट अपना डेफिनेट लो को ब्रेक नहीं कर रही। जी मिस आयशा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर हम आएंगे, अभी जनरल प्राइस एक्शन की बात हो रही है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो निशानदेही है वो एसएमसी ने हमें करवाई थी, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का प्राइस स्ट्रक्चर है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के प्राइस स्ट्रक्चर में और जनरल प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ फ़र्क है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की निशानदेही, इंड्यूसमेंट की निशानदेही वही है।
तो अब उसके अंदर फ़र्क क्या है, मैं उसकी तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। अब ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये वाला जो प्राइस स्ट्रक्चर है, ये हमें इसका जो फाउंडर हैं, कह लें कि वो मिस्टर लैरी विलियम्स थे, जिन्होंने अराउंड 1970s के अंदर या 80s के अंदर हमें इसके बारे में बताया था कि प्राइस इस तरीके से मूव करती है, और अगर प्राइस इस तरीके से मूव करते हुए जब अपना डेफिनेट लो ब्रेक कर देती है तो फिर हम एज्यूम करते हैं कि अब प्राइस अपना बेरिश इम्पल्स बनाएगी, यानी कि इम्पल्स जो होगा वो बेरिश डायरेक्शन में होगा और करेक्शन जो होगी वो बुलिश डायरेक्शन में होगी, और फिर इम्पल्स बेरिश डायरेक्शन में होगा, फिर करेक्शन बुलिश होगी, फिर बेरिश, इस तरह से मार्केट चलना शुरू कर देगी जब तक कि प्राइस अपना डेफिनेट हाई ब्रेक ना कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेट हाई हमारे पास ये है, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगी तो हम कहेंगे कि अब मार्केट ने फिर बुलिश मोमेंटम जो है वो पकड़ लिया है, अब हमारे पास जो इम्पल्स है वो बुलिश होगी और करेक्शन जो है वो बेरिश होगी। इस तरीके से ये था जनरल प्राइस स्ट्रक्चर जो मिस्टर लैरी विलियम्स ने हमें अराउंड 1970s एंड अराउंड 1980s में ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाया। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास हमें चैलेंजेस क्या आना शुरू हुए? चैलेंजेस हमें ये आना शुरू हुए कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्राइस जो है वो कौन सा हाई ब्रेक करेगी तो हम उसको बुलिश मानेंगे और कौन सा लो ब्रेक करेगी तो हम उसको बेरिश मानेंगे, बिकॉज़ हमने ऐसा एज्यूम किया, हमने ऐसा मार्केट में एक्सपीरियंस किया कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जा रही होती थी और अब जनरल प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये डेफिनेट लो है हमारे पास, और जब वो इस लो के नीचे ट्रेड कर जाती थी तो हम एक्सपेक्ट ये करते थे कि अब मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है और अब ये बेरिश इम्पल्स और बुलिश करेक्शन बनाएगी। तो हम इस हिसाब से मार्केट को यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते थे और यहाँ से हम उसको बेरिश जो थी वो ट्रेड करने की कोशिश करते थे, लेकिन मार्केट ऐसा करती नहीं थी। हम यहाँ से इसको बेरिश ट्रेड करने की कोशिश करते थे, वो कुछ ना कुछ बेरिश रिएक्शन देती थी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो थी वो बुलिश हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम हम जब आना शुरू हो गई तो फिर हमने कहा कि भाई अब किस लो पे ट्रस्ट करें और किस हाई पे ट्रस्ट करें। एक अनसर्टनिटी हमारे पास आ गई कि भाई हमें तो इस तरीके से तो नहीं पता चल रहा कि कौन से लो पे ट्रस्ट किया जाए। अब यहाँ पे क्योंकि लो ब्रेक हो गया है और अब हम बेरिशनेस मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट फिर भी बेरिश नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इस जनरल प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई चीज़ की कमी है। तो वो उसका जो हमें जवाब मिला ना, वो हमें मिला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उस कॉन्सेप्ट में हमें इस चीज़ की निशानदेही करवाई गई कि भाई हर लो जो है वो डेफिनेट लो नहीं होता, और हाई का ब्रेक हो जाना एक डेफिनेट लो की क्रिएशन नहीं होती, क्योंकि मार्केट कई सारे ऐसे लोज इसमें क्रिएट करती है जो कि बेसिकली इंड्यूसमेंट्स होते हैं। और इंड्यूसमेंट का क्या मतलब होता है? इंड्यूसमेंट का मतलब 100% यही होता है कि आपको गलत डायरेक्शन के अंदर बिठा दिया जाए ट्रेड में, और उसके बाद मार्केट आपको इस बेरिश डायरेक्शन में इंड्यूस करने के बाद मार्केट हो जाए बुलिश और आपके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जा सके। तो ये बेसिकली इंड्यूसमेंट वाले जो एरियाज़ हैं या इंड्यूसमेंट के जो लेवल्स हैं, इनकी निशानदेही हमें बहुत क्लियरली होना शुरू हो गई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट टेक्निक से या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के प्राइस स्ट्रक्चर से। अब इंड्यूसमेंट को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पुल बैक। ठीक है, अब आपको जो चीज़ समझ में आ गई अभी तक वो ये है कि ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर इम्पल्स जो है, इम्पल्स की डायरेक्शन जो है वो बेसिकली ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है, और जो करेक्शन होती है वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अब हम यहाँ पे इम्पल्स एंड करेक्शन के हिसाब से देखना शुरू करेंगे, मार्क करना शुरू करेंगे पुल बैक्स को। ठीक है, अब हमारे पास ये एक बुलिश इम्पल्स है, ऑलरेडी हमें पता है कि मार्केट बुलिश चल रही है, तो ये हमारे पास जो लेग है ये बेसिकली बुलिश इम्पल्स है। इसके अंदर हम देखना शुरू करेंगे कि हमारे पास कितने पुल बैक्स बनते हैं। ठीक है, अब कैंडल नंबर 1, 2, 3 तीनों ने हाइज ब्रेक किए हुए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये
बेसिकली बुलिश इम्पल्स कंटिन्यू हो रही है। इवन के कैंडल नंबर 4 और 5 ने भी हाईज जो है वो प्रीवियस कैंडल्स के ब्रेक किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी डायरेक्शन जो है ना वो ऑपोजिट बुलिश के अलावा कोई और डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही इन पांचों कैंडल्स के अंदर। लेकिन 6th कैंडल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। वो क्या किया कि इस कैंडल ने हाईएस्ट हाई वाली जो कैंडल थी उसके लो के नीचे ट्रेड कर दिया। जब ये मार्केट ने ऐसा कर दिया तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या अब मार्केट अपना स्ट्रक्चर का कोई लो के नीचे ट्रेड तो नहीं हो रही है, यानी कि स्ट्रक्चर का लो हमारे पास किधर है, ये है अभी फ़िलहाल तो ये है। अब ये डेफिनेट लो है कि नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर लेवल है कि नहीं, अभी हम इस बहस में नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये इम्पल्स जो ये चल रही थी, इस इम्पल्स के बाद क्या ये बेरिश इम्पल्स बनना शुरू हो गई है या ये करेक्शन है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसका हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारे पास वही दो रूल्स हैं कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे जब प्राइस ट्रेड कर जाती है तो उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं कि प्राइस मेजर लो के नीचे ट्रेड ना करे और वापस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर जाए। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो मार्केट ने जो भी हरकत की थी ये बेसिकली एक करेक्टिव मूव थी या करेक्शन थी। इससे ये साबित हो जाता है कि ये हमारी अभी भी इम्पल्स है और ये हमारी करेक्शन है। तो हमने इंतज़ार किया कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड कर जाए और आप ये देखें 5 कैंडल्स बुलिश होने के बाद 2 बेरिश कैंडल्स बनी, 7 हो गई, 8वीं 9वीं 10वीं कैंडल दोबारा से बुलिश बनी। तो हमें ये पता चल गया कि करेक्टिव मूव जो है वो ख़त्म होने के बाद दोबारा से बुलिश इम्पल्सिव मूव जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारे पास करेक्शन बन गई और इसी करेक्टिव मूव को कहा जाता है पुल बैक। इस करेक्टिव मूव का जो लोएस्ट लो होता है उसको हम मार्क कर लेते हैं और हम यहाँ पे कह देते हैं जी ये है हमारे पास पुल बैक नंबर 1। ठीक है, पुल बैक यहाँ से इनिशिएट हुआ था। जब ये इनिशिएट हुआ था तो हमें नहीं पता था कि ये इम्पल्स है या ये करेक्शन है। तो हमने इंतज़ार किया कि हाई के ऊपर ट्रेड कर जाए। जब वो हाई के ऊपर ट्रेड कर गया तो हमें पता चल गया कि भाई इसने मेजर लो के नीचे ट्रेड नहीं किया और ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर हाई बना गया नया। तो अब ये पुल बैक कंप्लीट हो गया। तो इस पुल बैक या इस करेक्टिव मूव के लोएस्ट लेवल को हम अपने पास मार्क कर लेंगे एज पुल बैक नंबर 1। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि कैंडल नंबर 1 2 3 सब ने नए हाईज बनाए हुए हैं। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि प्रीवियस लो के नीचे प्राइस ने ट्रेड नहीं किया। ऑल्दो हमारे पास ये जो कैंडल है ये रेड है, लेकिन इसने इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे ट्रेड नहीं किया हुआ। तो हमारे पास ये कोई करेक्टिव मूव ही नहीं है, ये हमारे पास बुलिश इम्पल्स कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। अब रेड का हमारे पास हाईएस्ट हाई है, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है हमारे पास। इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे ये देखिए कि प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर भी ट्रेड किया है और इसके नीचे भी ट्रेड किया है। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि रेड कैंडल हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो के नीचे ट्रेड किया। तो बेसिकली हमारे पास एक बेरिश इम्पल्स स्टार्ट हुई, जो अभी हमें पता नहीं है कि इम्पल्स है या करेक्शन है। तो हमने वेट किया कि इसी हाईएस्ट हाई के ऊपर तो नहीं ट्रेड करती है। तो हमने देखा कि प्राइस इसके नीचे ट्रेड करने के बाद इसके ऊपर भी ट्रेड कर गई। तो हमें पता चल गया कि अब हमारे पास ये जो मूवमेंट छोटी सी बनी थी ये हमारे पास बेसिकली एक पुल बैक नंबर 2 बना गई है, क्योंकि रूल्स हमारे पास पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पुल बैक नंबर 2 बन गया हमारे पास। अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है? हमने देखा यहाँ पे ये जब ऊपर ट्रेड कर गई उसके बाद दोबारा ग्रीन ने नया हाई बनाया, फिर दोबारा नया हाई बना दिया और उसके बाद ये हमारे पास हाई बन गया, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल बन गई हमारे पास ये। ठीक है, अब इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल को अगर आप मॉनिटर करें, इसके हाई एंड लो को अपने पास मार्क कर लें,
तो आप ये देखें कि नेक्स्ट कैंडल जो आपके पास बनी है, इसने क्या किया है, इसने ना ही हाई को ब्रेक किया है ना ही लो को ब्रेक किया है। ये बेसिकली जो कैंडल है ना, इसको कहा जाता है इनसाइड बार। ठीक है, क्योंकि लोग इसके ऊपर करते हैं गलती। अब इसके ऊपर गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जो इनसाइड बार होती है ना, उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते कि ये इनसाइड बार है, और उसके अगर नेक्स्ट कैंडल ये जो ग्रीन वाली बनी हुई है, अगर इस कैंडल के नीचे ट्रेड कर जाती तो वो इसको पुल बैक बना लेते कि ये देखें इसके नीचे ट्रेड कर गई थी, वापस इसके ऊपर भी ट्रेड कर गई है, तो ये पुल बैक बन गया। ये नहीं है पुल बैक, बिकॉज ये वाली कैंडल का कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल किसके पास है, जिसका हाईएस्ट हाई होता है। बुलिश इंपल्स में जिसका हाईएस्ट हाई होगा, कंट्रोल उसके पास है। तो इसके लो के नीचे जब तक प्राइस ट्रेड नहीं करेगी, पुल बैक नहीं बनेगा। तो ये इनसाइड बार को आपने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर भी जाए तो हमने इसको पुल बैक के तौर पे मार्क नहीं करना। ठीक है, तो इनसाइड बार भी आपके सामने आ गई। अच्छा, अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कहाँ पे है, ये वाली हाईएस्ट हाई की कैंडल थी, उसके बाद ये इनसाइड बार बनी, उसके बाद अगली कैंडल इस हाईएस्ट हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। अब कंट्रोल यहाँ पे है, और उसके बाद ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है, और उसके बाद ऑल्दो ये रेड कैंडल बेरिश है, लेकिन इसने इस हाई के ऊपर ट्रेड किया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इनमें इनके हाइज में डिफरेंस है। तो अब कंट्रोल किसके पास है, रेड के पास। पुल बैक के लिए इस रेड के लो के नीचे प्राइस ट्रेड करेगी तो पुल बैक बनेगा। अगली कैंडल ने इसके ऊपर हाई बना दिया, तो अब कंट्रोल इस कैंडल के पास आ गया। इवेंचुअली हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये बन गई, फिर हमारे पास बन गई ये। अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली। इसका हाई हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइस ने इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड किया और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास पुल बैक नंबर 3 बन गया, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास बन गया पुल बैक नंबर 3। इसको हम थोड़ा साइड पे ले लेते हैं। अब पुल बैक की कंप्लीशन कब हुई, जब प्राइस ने इसके लो के नीचे ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद हाईएस्ट हाई के ऊपर ट्रेड कर गई प्राइस, और अब हमारे पास हाईएस्ट हाई कहाँ पे बन गया, ये। ठीक है, और उसके बाद प्राइस हाई बना के पुल बैक के नीचे ट्रेड कर गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्राइस अपने लेटेस्ट पुल बैक, अब यहाँ पे अभी तक कितने पुल बैक्स बने थे आपके सामने, हमने कितने पुल बैक मार्क किए हैं, पुल बैक नंबर 1, पुल बैक नंबर 2, पुल बैक नंबर 3। ये आपके सामने हमने 3 पुल बैक्स मार्क किए हैं। लेकिन ना ही पुल बैक 1 के नीचे प्राइस ने ट्रेड किया है, ना ही 2 के नीचे ट्रेड किया है, प्राइस ने पुल बैक नंबर 3 के नीचे ट्रेड कर दिया है। तो जो लेटेस्ट पुल बैक होता है ना, बिल्कुल फ्रेश, अभी ताज़ा ताज़ा जो बना है, अगर प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर जाती है ना, तो इसको कहा जाता है, इस लेवल को, इस पुल बैक के लेवल को कह दिया जाता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, कि प्राइस ने अपने लेटेस्ट पुल बैक के नीचे ट्रेड कर लिया है, तो बेसिकली ये जो लेवल कहलाता है, ये कहलाता है इंड्यूसमेंट का लेवल। तो जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर गई, इसका मतलब ये कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली है। अब अगर कोई भी बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस लो के नीचे जब प्राइस आ जाएगी और यहाँ से प्राइस बेरिश हो जाएगी, तो आप देखेंगे प्राइस ने हरगिज़ बेरिश नहीं हुई, प्राइस ने हल्का सा रिएक्शन लिया और प्राइस ने जाके
उन सब लोगों के जो यहाँ से सेल करने की कोशिश करते, उनके स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे, उनको उन्होंने प्राइस ने हंट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है इंड्यूसमेंट का लेवल। अच्छा, अब इसी इंड्यूसमेंट को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइस ये पुल बैक यहाँ पे कंप्लीट हुआ था इस कैंडल के ऊपर, प्राइस अगर यहीं से नीचे आ जाती तो इसको कह दिया जाता इंड्यूसमेंट। ये वाला पुल बैक यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, अगर प्राइस यहाँ पे आ जाती तो इसको कह दिया जाता इंड्यूसमेंट। ठीक है, लेकिन सिंस प्राइस ने इन दोनों पुल बैक्स के नीचे ट्रेड नहीं किया और एक तीसरा पुल बैक बना दिया यहाँ पे जाके, जो कि इधर कंप्लीट हुआ और उसके बाद इसके नीचे ट्रेड कर गई, इसलिए हम इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो लेटेस्ट पुल बैक को कहा जाता है इंड्यूसमेंट का लेवल। जब प्राइस अगर इसके नीचे ट्रेड ना करती और प्राइस यहां से ऊपर चली जाती, और ऊपर देखें ये जाके प्राइस ने एक नया पुल बैक बनाया है, क्योंकि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी थी हमारे पास, ये हमारे पास थी रेड कैंडल, और रेड कैंडल के लो के नीचे प्राइस ने ट्रेड किया, लो बनाया और उसके बाद इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये हमारे पास पुल बैक बन गया। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने के बाद ऊपर एक नया पुल बैक बना देती तो हमारे पास फिर ये इंड्यूसमेंट लेवल ना कहलाता, फिर लेटेस्ट पुल बैक का ये लेवल जो ये एक्सपेक्टेड था कि ये इंड्यूसमेंट का रोल प्ले कर सकता था। अगर प्राइस नया पुल बैक बनाए बगैर उसके नीचे ट्रेड कर जाती तो ये इंड्यूसमेंट कहलाता। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एहसान भाई, ये लास्ट वाला पॉइंट काइंडली दोबारा रिपीट कीजिए। लास्ट वाला मैं रिपीट कर देता हूँ फैसल भाई। देखें, ये प्राइस का पुल बैक नंबर 3 का लेवल था ना, जिसको मैंने अभी इंड्यूसमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा ही है ना? जी जी। तो ये पुल बैक नंबर 3 था। प्राइस के एतबार से सबसे फ्रेश पुल बैक यही वाला लेवल था ना। अगर प्राइस यहाँ पे चल रही होती तो फ्रेश तरीन पुल बैक लेवल यही कहलाता ना। यस। तो जब लेटेस्ट पुल बैक यानी कि फ्रेश पुल बैक के नीचे प्राइस ट्रेड कर जाती है ना, तो उसको कहा जाता है ये इंड्यूसमेंट का लेवल है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा एज्यूम करें कि प्राइस ने अभी पुल बैक कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया पुल बैक का लेवल प्राइस ने, और हम क्या करते हैं, हम इसको जूम इन कर लेते हैं। ये है बेसिकली हमारे पास पुल बैक का लेवल। ये हमारे पास पुल बैक लेवल है, बिकॉज हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी हमारे पास ये ग्रीन, इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे प्राइस ने ट्रेड किया और इसके बाद इसके ऊपर जाके इसके ऊपर ट्रेड कर लिया। तो हमारे पास ये जो करेक्टिव मूव बनी थी, ये जो नीचे ऐसे प्राइस आई थी, इसका जो लोएस्ट लेवल है वो कौन सा है? ये वाला, ये ग्रीन का लो, ये लोएस्ट लेवल है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पुल बैक नंबर 3। ठीक है, 3 और 4 जी। अब ये हमारे पास 3 पुल बैक्स हैं। ये देखें, पुल बैक 2, 1, 2, 3, ये 3 है। तो इसमें से आप एक्सपेक्टेड इंड्यूसमेंट किसको बोलेंगे? जो फ्रेश तरीन पुल बैक है। ठीक है, उसी को बोलेंगे ना, लेटेस्ट पुल बैक। यस। एक्सपेक्टेड पुल बैक, एक्सपेक्टेड इंड्यूसमेंट किसको बोलेंगे? जो फ्रेश तरीन पुल बैक है। ठीक है, यस। तो हम वेट करेंगे, अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड नहीं करती, ऊपर चली जाती है और एक नया पुल बैक बना लेती है, तो ये सिंपल एक पुल बैक नंबर 3 होगा और पुल बैक नंबर 4 यहां पे बन जाएगा। अब ये एक्सपेक्टेड इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये इंड्यूसमेंट नहीं है क्योंकि प्राइस इसके नीचे ट्रेड ही नहीं करके गई। एक्सपेक्टेड था ये इंड्यूसमेंट का काम कर सकता था ये वाला लेवल, लेकिन सिंस प्राइस ने इसके नीचे ट्रेड नहीं किया और ऊपर जाके नया पुल बैक बना लिया है, तो अब ये वाला एरिया हमारा एक्सपेक्टेड इंड्यूसमेंट है, ये नहीं है।
ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? जी सर बिल्कुल, थैंक यू। ओके, लेकिन अब क्योंकि प्राइस इस लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर गई, तो पुल बैक, लेटेस्ट पुल बैक के नीचे ट्रेड कर गई प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट पुल बैक जो एरिया था हमारे पास इंड्यूसमेंट था, उसके नीचे प्राइस ने ट्रेड कर लिया है। तो अब इसको हम बिल्कुल एज इंड्यूसमेंट का लेवल ही ट्रीट करेंगे। और इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है कि प्राइस लोगों को गलत डायरेक्शन में इंड्यूस करने के लिए नीचे आई थी और अब प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, अच्छा, इस इंड्यूसमेंट के लेवल का पर्पज़ क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ पुल बैक और इंड्यूसमेंट के अंदर जो प्राइम डिफरेंस है इसको समझें। ठीक है, कि लेटेस्ट पुल बैक को इंड्यूसमेंट कहा जाता है, और पुल बैक्स क्या होते हैं, वो बेसिकली एक स्मॉल करेक्टिव मूव होती है जो कि मेजर ट्रेंड या ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है, और वो एक मेजर लो के नीचे ट्रेड भी नहीं करती, थोड़ी सी करेक्टिव मूव होती है और फिर हाईएस्ट हाई से दोबारा ऊपर ट्रेड कर जाती है। इस करेक्टिव मूव को बेसिकली पुल बैक कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको आ गई समझ बात? मेरा क्वेश्चन है एक। जी जी जरूर सर, लेट्स सपोज कि हमारे पास दो पुल बैक्स हैं, एक ऊपर है और एक उसके नीचे। फरहान भाई आप कह रहे हैं लेट्स सपोज कि हमारे पास दो पुल बैक्स हैं। जी जी जी, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड शो करवाया हुआ है ना, ये देखिए। हाँ, जी जी, ये हाँ, फर्स्ट शो। हाँ तो पुल बैक नंबर 2 है हमारे पास, वो इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, तो जो उसके बाद अगर ऐसा हो कि प्राइस ऊपर जाए और दोबारा से वापस आ जाए तो पुल बैक 1 की तरफ, आप ये कह रहे हैं कि प्राइस ऐसे ऊपर गई, पुल बैक बन गया, अब प्राइस ऐसे नीचे आई, तो ये इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट हो गया। अब प्राइस कहाँ पे गई? जी जी, यहाँ से जाके फिर वापस नीचे आ गई। कहाँ तक गई? तो पुल बैक 1 की तरफ आई। नहीं, मतलब कि ये वाला जो हाई था इसके ऊपर नहीं गई। जी 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 जी, और नीचे आ गई। नीचे आ गई, ठीक है। और जो पुल बैक 1 होगी वो फिर इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? नहीं, ये इंड्यूसमेंट के जैसे ही पुल बैक 2 के नीचे प्राइस ट्रेड कर गई थी, ये इंड्यूसमेंट हो गया। जी जी, ये तो हो गया। जी जी, ये तो हो गया। हाँ, अब क्या सवाल है? फिर प्राइस ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि जब जैसे ही पुल बैक 2 कन्वर्ट होगा इंड्यूसमेंट में और ऊपर जाएगी प्राइस, हाँ, और फिर दोबारा से अगर वो नीचे आ गई पुल बैक 1 की तरफ, हाँ, तो क्या उसको हम कंसीडर करेंगे इंड्यूसमेंट? इसको पुल बैक 1 को? जी नहीं 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 नहीं, इंड्यूसमेंट लेटेस्ट पुल बैक होता है। ये पुल बैक 1 था, ये जब तक पुल बैक 2 नहीं बना था तब तक यही लेवल था इंड्यूसमेंट का। लेकिन अब क्योंकि पुल बैक 2 बन गया है, तो अब हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है वो ये लेवल है। अब ये कोई लेवल नहीं है, ये बस एक पुल बैक था, हमने मार्क किया था मार्किंग करते वक्त। अच्छा, ठीक है, इसको आगे क्या करना है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपको कैसे समझ आएगी कि प्राइस कहाँ जा रही है, ये भी बहुत सारी चीज़ें जो भी क्लियर होनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ पुल बैक और इंड्यूसमेंट के अंदर जो प्राइम डिफरेंस है वो समझ जाए। वो तो समझ आ गया सर। बस ये अभी यहाँ तक समझ जाएं। अभी पुल बैक मार्किंग और इंड्यूसमेंट मार्किंग को आप समझ जाएं, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसको करना क्या है, आपने स्ट्रक्चर आपने वेल डिफाइंड कैसे मार्क करना है। जैसे कि जनरल प्राइस एक्शन हम अभी अपनी डिस्कशन के स्टार्ट में हम समझ रहे थे कि एसएमसी से पहले हम स्ट्रक्चर इस तरह मार्क करते थे और हम इन लोज के ऊपर ट्रस्ट करते होते थे कि भाई ये लो टूट गया, प्राइस बेरिश होगी, अब ऊपर जाएगी और प्राइस ने सेल होना है। ठीक है, और उसके बाद हम कहते थे अगर ये वाला हाई प्राइस ने तोड़ दिया तो प्राइस बुलिश हो जाएगी, अब प्राइस नीचे आएगी और बाय कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह का काम एसएमसी के प्राइस स्ट्रक्चर के साथ हमने कैसे परफॉर्म करना है उस पे हम आएंगे। जब आपको स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड समझ में आ जाएगा तो उसको समझने के लिए पहला जो स्टेप है ना दैट इज पुल बैक, एंड जो सेकंड स्टेप है दैट इज इंड्यूसमेंट। ओके, ठीक है, तो आई होप कि आपको पुल बैक और इंड्यूसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जी जी, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो अब आपने जो डेली और H4 के जो पुल बैक्स मार्क किए थे अपनी असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर, आपने इसी को अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है और आपने
मार्क करना है इंड्यूसमेंट को भी, ठीक है। इंड्यूसमेंट करने के बाद प्राइस क्या करती है, हाईज कैसे बनते हैं, लोज कैसे बनते हैं, इस तरह की किसी साइंस में नहीं जाना अभी, ठीक है। एक वक्त में एक स्टेप हम लेंगे तो बासानी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, 2-2 स्टेप 3-3 स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, गिर जाएंगे, सर फट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि सबको साथ लेके चला जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछें। क्लियर सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको? नो सर क्लियर है। अच्छा, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3, ये 3 वीडियोस आपने ओवर द वीकेंड रिपीट करनी है, ठीक है। हो सकता है वीडियो नंबर 3 के अंदर आपको थोड़ा सा कुछ एडवांस सुनने को मिल जाए, सुन लीजिएगा, टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ी है वो हमने पढ़ा है पुल बैक एंड इंड्यूसमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ सुनने को मिल जाती है जो थोड़ा सा आपको तंग करती है, या हो सकता है उससे इंड्यूसमेंट और पुल बैक आपको मज़ीद अच्छा समझ में आ जाए, जैसा भी हो, फ़ायदा हो नुकसान हो, टेंशन नहीं लेनी, हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है? जी ऐसा भाई। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मिस आयशा, मिस फरवा, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक चैट में टाइप कर दें। और हमारी जो फ़ीमेल सेक्शन की जो टीम लीडर हैं ग्रुप की, उनका नाम है मिस हाफिज़ा बुशरा, वो आप दोनों लड़कियों से रब्ता करेंगी, मिस आयशा एंड मिस फरवा, आप दोनों से। और आपको माशाल्लाह वो बहुत स्किल्ड ट्रेडर हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप अगर उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करके कोई क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। मैं उनको वैसे भी इत्तला दे दूंगा कि वो आप दोनों से रब्ता कर लें। बल्कि मैं लड़कियों का एक चैनल भी सेपरेट बना देता हूं जहां पे आप, जिसमें सिर्फ लड़कियों को ही एक्सेस होगा, किसी भी लड़के को एक्सेस नहीं होगा। आप आपस में जो है गप लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। और नजीबुल्ला भाई, डबल आवाज़ आ रही है? नहीं, वो तो पुराना मैसेज था, अब तो नहीं डबल आवाज़ आ रही ना? वो असल में जिस वक्त ना ये वीडियो इसकी स्टार्ट करें ना, यहाँ पे प्ले करें, तो मेरे स्पीकर से जो आवाज़ आती है वो माइक से आपको दोबारा आना शुरू हो जाती है ना, तो इसलिए डबल हो जाती है। तो अगर कभी मैं वीडियो प्ले करूं तो मुझे याद करवा दिया करें कि मैंने माइक म्यूट करना है, तो वो माइक म्यूट करता हूं ना तो फिर वो सिंगल आवाज़ ही रहती है। तो बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, मती भाई, मती और रहमान, मती भाई आपकी आवाज़ कम आ रही है। आप नहीं सर, कम है सर जी, आवाज़ आ रही है, मुझे पता है कि आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं नहीं पता चल रहा। नहीं आवाज़ आ रही है, मतलब मुझे वो ग्रीन भी हो रहा है ना, तो साथ में हल्की सी स्पीकर से आवाज़ आती है, लेकिन कम है, बहुत कम है। वो माइक चेंज कर लूँगा नेक्स्ट। हाँ, वो माइक कर लें चेंज ताकि ना इंटरेक्शन हो। जब तक मुझे आपकी नॉलेज आपने कितना गेन किया है और आपकी ओवरऑल साइकोलॉजिकली आपका क्या कंडीशन चल रही है, जब तक ये मुझे दोनों सूरत हाल क्लियर नहीं होंगी, मुझे नहीं पता चलेगा कि किस बंदे को मैंने कितना टाइम देना है, किस बंदे से मुझे ज़्यादा सवाल पूछने हैं, किस बंदे से मुझे कम पूछने हैं, किस बंदे से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। वही वाली बात है, अगर जिंदा लाशें बन के इधर बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जिस भी भाई बहन का जो माइक के मसले मसाइल हैं
वो अब कर लें, ठीक, ताकि इस लर्निंग का कोई फ़ायदा हो। अब बेहतर हुई है अब? हाँ जी सर, अब आवाज़ आई ना सही, गरजदार। थैंक यू सर। सुनाए मती भाई, कैसे हैं आप? बड़े अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए थे। यस सर, मैंने आपकी क्लासेस देखी थी यूट्यूब के ऊपर सर, तो आप फ्री में यानी लर्न करवा रहे हैं, तो मैंने कहा मौका है कुछ सीखने का तो सीख लेते हैं, इससे अच्छा क्या है। हाँ सही। 8 कोर्स तो मैंने काफ़ी किए हैं, 4-5 टीचरों से पढ़ा है, लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ मैं। कोई बात तो नहीं, मुझे बहुत हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, मेहनत करते हैं इंशाल्लाह मिल के ना, तो उम्मीद है कि वो चीज़ें आप सीख जाएंगे जो आप को नहीं था पहले, गुमान भी नहीं था कि आप ये वाली चीज़ें सीखेंगे, सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस दौरान आपने जो चार्ट को टाइम देना, मैंने अगर आपको सिर्फ बोला है ना कि आप डेली और H4 के पुल बैक्स मार करें, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बस महदूद इतने पे रखें, जितनी मज़ीद मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। बिल्कुल सर। साद अहमद खान भाई, साद अहमद खान भाई, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई आ रही है। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र सर, आप सर? आपका तारुफ नहीं हुआ ना? जी सर, आज मेरा फर्स्ट डे एक्चुअली सर, हमारा एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए सर मैं आज मेरा फर्स्ट डे है और डिस्काउंट पे न्यू, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है साद भाई? सर हमारा ब्लॉक एग्जाम है सर। कौन सा एग्जाम? मेडिकल में सर, ब्लॉक एग्जाम है हमारा सर। MBBS सर, सर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। माशाल्लाह, कहाँ से कर रहे हैं MBBS? जी सर, मैं एयरफोर्स तो कॉलेज है फिजाई और मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे, कौन से शहर में? कराची में सर, फैसल बेस PF फैसल। आप किसके रेफरेंस से आए हैं यहाँ पे? सर मैं इनाम उल्लाह सही, इनाम भाई वो भी मेडिकल के स्टूडेंट है ना? जी वो जूनियर है मतलब। अच्छा, ठीक होगा। सही, आपने वो MBBS का नाम लिया था तो मेरे जहन में इनाम भाई आए थे कि आप उन्हीं के रेफरेंस से ही हो सकते हैं। चलें ठीक है। आप अब कब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं? सर ये बस दिन वीक खत्म हो जाएंगे सर। अच्छा, चलें सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है अब। लेकिन बाकी जिन भी भाइयों के ना माइक वगैरह के इशू हैं वो ठीक कर लें ज़रा। राहिल भाई कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी राहिल नहीं, आई थिंक रहीम भाई। अच्छा एहसन भाई, आपने लास्ट टाइम शायद मैंने आपके लाइव सेशन में सुना नहीं, लेकिन आज आप थोड़ा सा बता रहे थे अगर वो किसी मेजर लो को ब्रेक ना करे पुल बैक, और आप बताते फिर आप दूसरे कंसेप्ट में चले गए। तो आई थिंक मेरी असाइनमेंट पे ना यही इशू आ रहा है, अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। कोई मसला ही नहीं है अब रहीम भाई, मसला कोई भी नहीं। आपने नहीं, मसला नहीं, असल में ना आधा कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा है ना, पुल बैक और इंड्यूसमेंट, ये एक स्टेप है ना, इन्फॉर्मेशन है, आधी है इन्फॉर्मेशन अभी ये स्ट्रक्चर पूरे के साथ जब अप्लाई की जाती है ना तो एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। आपने जैसा भी पुल बैक मार किया है, रूल बस ज़हन में होना चाहिए कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे प्राइस ट्रेड कर गई है, वापस हाई से ऊपर चली गई, पुल बैक है, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? करना चाहते हैं कर लें, वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है, कोई गलती नहीं है आपके उस स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ ठीक है, चलें फिर, मतलब मैं उसको चेंज ना करूँ, अपनी असाइनमेंट को उसी तरह ही रखूँ। वो जिस वक्त हम आएंगे ना, जब प्रॉपर स्ट्रक्चर पूरे को मार्क करेंगे ना, वो एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है। अभी ये जो पुल बैक मार्किंग है ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है, अभी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये करें। ठीक है, एक दफ़ा क्योंकि मैं
मैं असल में ना उसको एज अ बुलिश मार्केट ही देख रहा था, मतलब मार्केट नीचे भी जा रही थी ना, मैं उस पर नीचे बेरिश पुल बैक नहीं मार्क कर रहा था, मैं उस पर सिर्फ बुलिश पुल बैक से ही मार्क कर रहा था। कोई बात नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं, दैट्स इट, थैंक यू। कोई इशू ही नहीं है। अभी जिस वक्त वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा ना, फिर कहाँ पे आपने बुलिश मार्किंग करनी है, कहाँ पे बेरिश करनी है, वो तब आपको पता चलेगा। अभी आधी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ना वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सही ठीक है, अभी करें जैसे भी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जो बारीकियाँ हैं पुल बैक्स की वो आपने समझ लेनी है। इसके अंदर ना कुछ इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिस्कशन हुई थी यहाँ पे, ये पिक्चर नंबर 6 के ऊपर, ठीक है, वो भी समझ ली थी जी। बस ये आप एक दफ़ा रिपीट कर लें। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इसके अंदर मैंने आपको नहीं बताई, वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इनसाइड बार मैंने आपको बता दी है, लेकिन वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 ओवर द वीकेंड आपने अच्छी तरह से दोबारा सुननी है। ये वाली वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा, क्योंकि पहली वाली वीडियो के अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई थी, वो इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। तो ये वाली जो वीडियो है आज की, ये मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, आज ही कर दूंगा, और आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी ऑन यूट्यूब। मैं उसकी प्लेलिस्ट सेपरेट बना लेता हूँ बैच नंबर 2 के हिसाब से। हाउ टू रीड प्राइस से वो अलहदा होगी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी सुन लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है जी। सर मेरा क्वेश्चन है। जी ज़रूर पूछें सर। अभी आपने बोला है कि आपने डेली और H4 के टाइम फ्रेम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना, आपने जो छोटे दूसरे टाइम फ्रेम है आपको ट्राई करना है अपने चार्ट के ऊपर। तो अगर सर देखा जाए तो अगर लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि M5 और M15 है, इसके अंदर तो सर काफ़ी हर 2-3 कैंडल्स के बाद पुल बैक्स और इंड्यूसमेंट बन रही होती है। सभी को फरहान भाई की आवाज़ हमें नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं उनका क्वेश्चन है वो रिपीट कर दूंगा। आगे बताएं फरहान भाई। सर उसमें तो ये होता है ना, दूसरी बात तो टाइम फ्रेम जैसे छोटा होता जाता है तो जो कैंडल्स हैं ना वो भी ज़्यादा बनती हैं। उसमें तो ऐसा सीन होता है कि हर दूसरी तीसरी कैंडल के बाद पुल बैक्स और इंड्यूसमेंट्स बन रहे होते हैं। फरहान भाई पुल बैक जो रूल आपको बताया ना वो यही है, वो बेशक 1 सेकंड का चार्ट हो या 1 ईयर का चार्ट हो, ठीक है। कहा जाता है ना कि प्राइस इज फ्रैक्टल का क्या मतलब है कि जो बिहेवियर प्राइस का हायर टाइम फ्रेम पे होता है एग्जैक्टली वही बिहेवियर उसका लोअर टाइम फ्रेम पे भी होता है, ठीक है। तो पुल बैक मार्किंग की जो डेफिनेशन है ना वो यही रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो टाइम फ्रेम कौन सा है। उसके ऊपर मसला सिर्फ ये होता है क्योंकि वो कैंडल ज़्यादा इतनी सारी होती है ना कि वो एकदम खिचड़ी सी पक जाती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना रही होती, आपको ना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनने लग पड़ता है। वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम इंड्यूसमेंट के कॉन्सेप्ट के बाद हम स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली तौर पे अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर आप वो 5 मिनट और 1 मिनट एंड 15 मिनट के भी स्ट्रक्चर जाके मार्क करेंगे ना तो प्रॉपरली सेंस बनाएंगे आपके लिए। अभी पुल बैक की मार्किंग आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे करें, मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया दैट इज ऑन डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम। जी जी बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है भाइयों और बहनों, आप अपना ख्याल रखिए। ओवर द वीकेंड इन वीडियोस को एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, जो भी अपलोड कर रहा हूँ इसको भी सुनिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा चार्ट्स की। और असाइनमेंट नंबर 2 जो है, असाइनमेंट नंबर 1 के नीचे मैं एक क्रिएट कर दूंगा पोस्ट, वहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। और आप लोगों के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन प्राइवेट मेंटरशिप बैच PM बैच नंबर 2 का एक कैटेगरी क्रिएट कर दी थी, जिसके अंदर बैच 2 की वीडियोस, उनकी असाइनमेंट्स, उनकी अटेंडेंस और उनके जो क्वेरीज़ हैं ना उनके सेक्शंस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ताकि बाकी डिस्कॉर्ड के अंदर जितने भी और कैटेगरीज बनी हुई हैं उनके अंदर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पे जाके क्या करना है। आपका जो कुछ भी काम है वो आपकी प्राइवेट मेंटरशिप बैच नंबर 2 की कैटेगरी के अंदर ही बनेगा सारा कुछ, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके चलो ओके भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह